पर स्क्वायर 2, पावर क्या है 2 इन एन इक्वेशन इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेसिफिकली हम जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन वन वेरिएबल। हम जो डील करेंगे वो किससे करेंगे इन वेरिएबल। और इक्वेशन का मतलब क्या है ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल्स टू का साइन हो, इक्वल्स टू समथिंग हो वो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सबसे पहले तो वो बात समझ लेते हैं, या इसमें क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पी इफ द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial is 2, ठीक है। वेरिएबल क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर, से x, से x कोई वेरिएबल है x, उस वेरिएबल की डिग्री किसी पॉलिनोमियल में अगर कितनी है 2, सो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ इफ आई इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, इस पॉलिनोमियल को 0 के क्या कर दें हम पुट कर दें, बराबर कर दें, तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू 0 और एनी कांस्टेंट, इसको 0 के बराबर कर लो या किसी कांस्टेंट के बराबर कर लो, तब भी ये क्या बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये फॉर्म बन जाएगी। अब मान लो अच्छा जितनी डिग्री है उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, जितनी डिग्री उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ या जीरोज होते हैं। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the above polynomial या above equation. So that is x equal to alpha and x equal to beta. So x minus alpha and x minus beta will be the factor of the above equation, या बोले तो पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी कर चुके हैं डेरिवेशन। सो वी कैन राइट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर कोई फैक्टर
दो फैक्टर किसी गिवन इक्वेशन या किसी गिवन नंबर के फैक्टर है तो उनका प्रोडक्ट भी उसके बराबर आ जाएगा, या उनका प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं इट मीन्स व्हाट, इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ, हालांकि ये सब कुछ किसके बराबर है, जीरो। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो चल रहा है। तो इस सिनेरियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ था और एक्स भी कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस और प्लस अल्फा इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ सो मेरे को पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉमन ले लिया, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू, और इसमें तो कुछ लेना ही नहीं है, इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये पूरा जीरो के बराबर है तो ये वाला ए कहाँ चला जाएगा, जीरो के पास जा सकता है कि नहीं। ठीक, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो। नाउ अब कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट b by a is equals to minus of alpha plus, है ना, that is alpha plus beta is equals to minus b by, and alpha into beta किसके बराबर आ रहा है, c by a। ये बात समझ में आ रही क्या, दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या है हमारा, सम ऑफ जीरो, और ये क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ध्यान से समझो, इसको हम ये ए बी सी की फॉर्म में तब लिख रहे हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है ना। अब मान लो कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, और डायरेक्ट आप लिखना चाह रहे हो फॉर्मूला, तो आप कैसे लिखोगे उसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू माइनस ऑफ, बी कौन है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर कोई इक्वेशन रेंडमली ऐसे लिखी है 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7, तो आप यूजुअली आपके क्या करते हैं, इसको a बोल देते, इसको b, और इसको क्या बोल देते, c, और हो जाता है ये गलत, क्योंकि a b c एक्चुअल में क्या थे, जब ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा रही थी तब ये a है और ये b है और ये, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है इक्वेशन तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2, तो माइनस का 2 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है +3, ये आंसर आया। और चाहो तो यहाँ देख लो b बाय ए, b है 2 और a है 3 और माइनस का साइन, तब भी आंसर क्या आया, सेम। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ कर रहे हो समझ में आ रहा है, या तो तुम क्वेश्चन को पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एंड देन कुछ करो। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या, ऑनलाइन में कोई है कि जो पूछना चाह रहा है कुछ, इन्होंने लेट ज्वाइन करा है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए। भैया हाँ जी, जो ऊपर आपने सॉल्व करके दिखाया है हाँ जी, उसमें अपॉन में ए क्यों लिया है, क्या अपॉन में, ए क्यों लिया है बी और सी के साथ। बाबू ये ए कॉमन जब मैंने लिया यहाँ से, ये मैंने वैसे पहले भी समझा रखा है पूरा का पूरा, यहाँ से जब मैंने ए कॉमन लिया तो ये वाला ए हट गया यहाँ से एक्स से,
बी में से ए कॉमन लूंगा तो बी बाय ए ही तो बनेगा। कॉमन लेने का मतलब ये है कि आपने क्या कर लिया, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड ओके कर दिया, भैया। जो ऊपर ऊपर हिस्सा है उसको अलग हटा लिया, नीचे वाले को रहने दिया। ठीक, और फिर ओके भैया। इस ए को जीरो के पास पहुंचा दिया, क्योंकि इक्वल टू में क्या चल रहा है, सब कुछ जीरो। ये तो है हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही जीरो होंगे, जितने डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं फॉर एनी पॉलिनोमियल। नोट करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। द नंबर ऑफ zeros of a polynomial are always equal to its degree. Since quadratic polynomial से quadratic equation have a degree equal to 2, so it has two zeros. ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम बात करेंगे फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बुक में, देखना जरा। आपकी बुक में पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि उसके जीरोज निकालने के तरीके हैं? सब ठीक ठाक? थोड़ा सैड सैड लग रहा हो, पक्का देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ी, चलो ठीक है। वैसे खबर मेरे पास आपसे पहले उड़ के आ चुकी है। हाँ जी, अरे बता दो भाई। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स, सॉल्यूशन बोल लो या रूट्स बोल लो। हाँ, जीरोज भी बोल सकते हैं इसको। सॉल्यूशंस, रूट्स या zeros of a quadratic equation। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड्स हैं, इसमें कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, या बोले तो ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना। आप x की वैल्यू पुट करते रहो और देखते रहो कि किस वैल्यू पे ये जीरो आ रहा है। ठीक है, बट ये बहुत ही टीडीएस मेथड है, बहुत टाइम टेकिंग मेथड है, और ऐसा भी हो सकता है तुमसे वो वैल्यू स्किप हो गई और तुम आगे की करोड़ों वैल्यू डालते जा रहे हो, आंसर ही ना आया, जीवन चला गया पूरा। हो सकता है ना ऐसा? तो भाई ध्यान रखें मेथड्स कैसे कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रायल एंड एरर, या इसी को हम बोलते हैं जैसे पी एक्स इक्वल टू तुम्हें दे रखा है ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे अपनी तरफ से वैल्यूज। ठीक, मान लो पुट किया मैंने, पुट लेट अस ट्राई।
पुट x इक्वल टू 1, पहले 0 पुट करते है ना। ये सबसे पहले तो आपको इसके जीरोज निकालने ना। इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन के लिए तो इक्वल टू में 0 है ही पहले से, है ना भाई, इक्वल टू में 0 है ही पहले से। पुट x इक्वल टू 0, तो भाई x ये पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बचेगा 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। तो 0 इसका कोई 0 नहीं है, 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। गेट खोलना भाई, थोड़ी देर खोले रहना, क्योंकि CO2 वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया और हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को ट्रैप कर रहा है, इस वजह से इस रूम में AC की चलते हुए भी उतनी ठंडक नहीं हो रही अब, है ना। जैसे ही गेट खोला थोड़ी देर में ही टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने लग गया। हो रहा है क्या, रियलाइज हो रहा है? मुझे तो हो रहा है क्योंकि मेरे पास से हवा निकल के जा रही है। चलिए जी, सो 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ let us try to put x इक्वल टू 1। अब हम 1 पुट करके देखेंगे। अब भाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में यस, सेटिस्फाई हो गया। सो x इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ द गिवन इक्वेशन। कितने जीरोज हैं इसके टोटल? उनमें से कौन सा मिल गया? एक मिल गया। अब ऐसे पुट करते रहोगे और दूसरा मिल ही नहीं सकता तुम्हें, पता क्यों? दूसरा भी है खुद ही है, ठीक है, इसका दूसरा फैक्टर भी ये खुद ही है, इसलिए अगले तो मिल ही नहीं सकते। अब हिट एंड ट्रायल मेथड तो फेल हो गया, ठीक है। ठीक, बात यह है कि मुझे कैसे पता चला इसका यही खुद फैक्टर है और कोई दूसरा नहीं है। तो कुछ मेथड्स हैं जिनसे हमें पहले से पता चल जाएगा कि किसके सेम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं या दो अलग अलग फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बोले तो जीरोज एग्जिस्ट करते हैं या जीरो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, बट उससे पहले हम क्या बात करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। या पहले डिस्क्रिमिनेंट बता दूं, क्योंकि चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, ये क्या बोल दिया मैंने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब गेट बंद कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। तो उनको लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्या करते हैं क्या नहीं करते। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं? नेचर ऑफ रूट्स ही नहीं पता होगा तो नेचर ऑफ रूट्स ही पता नहीं होगा तो निकालेंगे कैसे? पता लगे पड़े भाई साहब फैक्टर ढूंढने में, मिल ही नहीं रहे नंबर, समझो, फैक्टर्स ढूंढने में लगे पड़े हैं और नंबर मिल ही नहीं रहे, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मिलेंगे क्या? था, इसलिए कोई दोनों मेथड लगाने से पहले क्या कर लें कि चेक कर लेना कि रूट्स पॉसिबल हैं भी कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग and we do not know whether
the zeros exist or not. That is, we don't know the nature of roots. ठीक है. So before proceeding towards two other methods, दो और methods है ना. We will first understand about the nature of roots. ठीक है. अब ये है क्या नेचर ऑफ रूट्स, ध्यान से समझेंगे भाई. डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला तो नहीं समझाऊंगा ना, खाली डिस्क्रिमिनेंट ही तो समझाऊंगा. नाउ लेट ax square plus bx plus c equal to 0 be a quadratic equation. हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म है, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेंट शब्द का मतलब क्या है पहले तो बताओ. अलग अलग, और अलग अलग कोई चीज है तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसके अंदर कुछ डिफरेंशिएट कर पा रहे हो. डिफरेंशिएट हम कब कर पाते किसी चीज में, जब हम उसके अंदर कुछ पहचान पाते हैं. ठीक है. जब हम उसके अंदर कुछ पहचान पाते हैं तभी तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. टू डिस्क्रिमिनेट समथिंग, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन समथिंग, किन्हीं चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना. अब डिस्क्रिमिनेट वर्ड एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है ना. दो लोगों के बीच में भेदभाव करना. अब क्योंकि तुम दो लोगों के बीच में भेदभाव कर रहे हो है ना, इसीलिए यहाँ भेदभाव वाली भावना की बात हो रही है. बट हम यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, है ना भाई. वो दो नंबर्स जो कि इसके जीरोज हैं कैसे हैं उसका भेदभाव कर रहे हैं. बात समझ में आई क्या. उसका नेचर बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं, उसका भेद भी बता रहे हैं और उसका भाव भी बता रहे हैं. समझ में. नेचर भी और उसका टाइप भी. भेद मतलब टाइप और भाव मतलब नेचर. वी आर trying to know about the nature and the type of the two numbers that can exist in this equation. दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, इसका सॉल्यूशन उन दोनों के बीच का भेदभाव निकाल रहे हैं. और वो भेदभाव ही क्या है, डिस्क्रिमिनेट. टू डिस्क्रिमिनेट. अब वो जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं है ना, उसके लिए कोई वैल्यू होगी जिस वैल्यू से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, है ना. कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वो वैल्यू को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट. द वैल्यू दैट थ्रू विच, बेटा सुन लो, द वैल्यू थ्रू विच यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नेचर ऑफ द रूट्स, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. है ना, बात समझ में आ रही है. और उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, वो डिफाइन कैसे की गई है देखो. It is a value, numerical value. It is a numerical value that discriminates the nature of roots. है ना. डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac.
ये कैसे आया, ये सारी चीजें कभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, 11th क्लास में, कि ये क्या क्या क्वांटिटी है जिसको ऐसा बनाया गया है, b² - 4ac, ठीक है। अब मैं ना थोड़ा सा हिंट पहले से धराचार्य फॉर्मूले का दे रहा हूँ ताकि तुम्हें इसकी वैल्यू का आइडिया लगे, अंदाजा लगे कि हाँ क्यों ये डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है, ठीक है। और श्री धराचार्य फॉर्मूले का प्रूफ भी करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रूट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया भाई साहब, बहुत अपने आप में बहुत अमेजिंग चीज़ है कि अभी तक तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे थे, ठीक है। फिर एक मेथड आया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसमें भी टाइम टेकन, नंबर ही नहीं मिलते, हाँ, ठीक। और फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कि भाई डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो तुम, ठीक है। अब वो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो पता कैसे चलेगा, इससे पता चलेगा। कैसे, समझो पहले वो फॉर्मूला समझो, ठीक है। साइड में वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, x = -b ± √d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। सुनने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, थोड़े टाइम में ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें होमवर्क भी नहीं दूंगा कि इसे याद करके आ रहा हूँ, रट के लाओ। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस में लोगे और एक बार, तभी तो x की दो वैल्यू आएंगी। अब रूट के अंदर क्या लग रहा है भाई, ये वाला d है। अब रूट के अंदर ये जो d आएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बहुत मैटर करती है। रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो मतलब क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, इमेजिनरी। है ना भाई। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, यानी कि रियल नंबर तो नहीं होगा ना वो अपने आप में, ठीक है। अगर रूट के अंदर d की वैल्यू 0 हो जाए तो इस d के होने और ना होने का कोई फर्क, और इस प्लस माइनस के होने का कोई फर्क, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -b अपॉन में 2a, +0 या -0, कुछ भी कर लो, रहेगा तो -b अपॉन 2a, यानी कि दोनों वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। और वहीं पे ही अगर d की वैल्यू कोई नंबर आया, कोई भी अदर नंबर, 0 और नेगेटिव को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है, डेसिमल में भी हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई भी नंबर आया तो उस सिनेरियो में एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे और एक बार माइनस लेके, तो वैल्यूज क्या आएंगी, दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इन तीन के केस के अलावा कुछ और हो सकता है भैया, तो 0 हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये तीन केस बन रहे हैं। क्या तीन केस बन रहे हैं, समझो। नेचर ऑफ रूट्स इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ d। if d is equals to 0, if d is equals to, तो बोलेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। होगा ऐसा कि नहीं, इफ d is less than 0 that is नेगेटिव, 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, नो रियल रूट्स पॉसिबल। कुछ भी करने से पहले चेक कर लोगे आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, हिट एंड ट्रायल लगाओ, चाहे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करने से पहले ये लगाओगे फॉर्मूला, चेक करोगे डी की वैल्यू आ क्या रही है, तभी प्रोसीड करोगे। अगर ये आ गई तो बोल दोगे भैया इसके रूट ही नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों में से कुछ भी आ गई तो बताओगे हाँ जी रूट एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल जाएगा मेरा आंसर क्या आने वाला है ना, और फिर आगे बढ़ जाओगे। तब तुम दोनों मेथड लगा सकते हो, चाहे मिडिल टर्म लगाओ फिर चाहे क्वाड्रेटिक लगाओ। नाउ इफ d is greater than 0 that is positive, so two real and distinct, distinct मतलब अलग अलग, आगे का नहीं, अलग अलग, distinct, ठीक है। you can differentiate when you are able to differentiate something कि भाई वो दो अलग अलग चीजें हैं, distinct, two real and distinct roots are possible।
समझ में आया? नाउ सिंस वी हैव नोन about the nature of roots, now we can apply any method because we know if they exist or not, है ना भाई? Since we know about nature of roots, we can use further methods to find roots. तो सेकंड मेथड क्या है हमारे पास? मिडल टर्म अभी मैंने एक चीज बनाई कि भैया ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा लिखा था ना, इक्वल टू में here we are splitting the middle term into two parts. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन दे रखी है, इसको ऐसा बना लो ताकि मैं इसको ऐसा बना सकूं, ताकि मैं इसको ऐसा बना सकूं। निकालने तो ये है ना, याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचे थे, है ना, और इससे कंपेयर कर रहा था इसको। वो कह रहा है कि ये गिवन है, तुम्हें यहां तक पहुंचना है, तो कहेगा ठीक है भाई, इसको पहले मैं ये बनाऊंगा, इसको मैं ये बनाऊंगा, इससे फिर मैं ये बनाऊंगा, है ना? यही करते हैं ना भाई, करते कि नहीं करते? पर कैसे करेंगे समझो, सामने लिखा हुआ है वैसे ही करेंगे कि हम बीच वाले नंबर को, बीच वाला नंबर जो गिवन है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भाई? बीच वाले नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो किन्हीं दो नंबर का क्या बन जाए, सम। और लास्ट वाले नंबर को ऐसे रखेंगे वो किन्हीं दो नंबर का क्या बन जाए, प्रोडक्ट। और वो दो नंबर जो है वो हमारे आंसर हो सकते हैं, या कॉमन वॉमन लेके पढ़ जाए तो बात एक अलग है, कुछ और नंबर बन जाएगा, बट इनका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक, और तीसरा मेथड क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला, नाइन्थ क्लास की नई वाली बुक में भी है इसी नाम से, और लास्ट ईयर क्लेम किया था मैंने कि अगर मैं एनसीईआरटी या सीबीएसई में पहुंचा और कभी मेरे को मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली चेंज दीज नेम्स, है ना? और एक बार उन्होंने कर ही दिया। क्या है भाई ये फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए, या इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, वेयर डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है भाई, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं? चैप्टर खत्म हो गया क्या? प्रूफ रह रहा है और ग्राफ रह रहा है ना? चलो थोड़ी सी अब इसकी हिस्ट्री में आ जाते हैं। देखो बहुत से लोग मानते हैं कि बेबीलोनियंस, बहुत से लोग इसे बेबीलोनियंस भी बोल देते हैं, बट बेबीलोनियंस कुछ भी बोल लो, ये दीज वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू किया था।
उन्होंने प्रूफ दिया इसका प्रूफ, ठीक है। और फिर फर्दर ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, इसने एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच दी इसको फाइंड करने की, ठीक। उसके बाद बात करें आगे, इनकी जनरल फॉर्म्स वगैरह बनाई गई कि भाई इनकी जनरल फॉर्म जो होती है वो किसने बनाई, एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस। इनफैक्ट ब्रह्मगुप्त 1598 से 6065 भाई कितने पुराने हैं। गेव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, अलग से बिल्कुल एक फॉर्मूला दे दिया टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इक्वल टू सी वाली फॉर्म, इक्वल टू 0 नहीं है अभी, इक्वल टू सी वाली फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। फिर बाद में ब्रह्मगुप्त की बात, सॉरी भास्कराचार्य 2 है ना, संगराचार्य, श्रीधराचार्य, इन्होंने खूब काम करे इनके ऊपर और फाइनली वो प्रूफ्स बने, जिन प्रूफ्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि मैं बहुत डायरेक्ट बात करूंगा। तो श्रीधराचार्य ने 1025 सीई का मतलब क्या है, सीई की फुल फॉर्म कॉमन एरा की क्राइस्ट एरा 2, भास्कराचार्य 2 है ना, उन्होंने भी इसको मतलब एक्सप्लेनेशन दिया उसका, उन्होंने भी इसका सॉल्यूशन दिया अपने बुक्स के अंदर, ठीक। इसका यूज उन्होंने करा किसके अंदर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहले ये मेथड तुम्हारे सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, अब नहीं है। याद हो तो शाहरुख खान का कभी बायजूस का एक ऐड आया करता था, बायजूस का कभी बहुत पहले, आज से 10 साल पहले शाहरुख खान बायजूस का ऐड करते थे, जिसमें बच्चों में वो ऐसे स्क्वायर बनाते थे, उसमें एक ए स्क्वायर लिखा होता था, एक बी स्क्वायर लिखा होता था, उसमें से जोड़ते थे, ऐसे जोड़ते थे और वो करके एक आइडेंटिटी प्रूव कर देते थे। हाँ हाँ, कोर्स बिकता था टैबलेट के साथ कोई, खैर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से इन्होंने उसको प्रूव किया। अरब मैथमेटिशियंस अल ख्वारिज़मी, ठीक है, अराउंड 800 क्राइस्ट एरा कॉमन एरा ऑल्सो स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की उनके बारे में बताया। अब्राहम बार हैया अनासी ठीक है, इन हिज बुक लाइबर एम्बेडोरम, इन्होंने यूरोप में पब्लिश करी थी 1145 कॉमन एरा में। उन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिए डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के।